बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं, गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी की डेडलाइन में चंद घंटे बाकी रह गए हैं। मोहलत खत्म होने तक ना लौटने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तैयारी कर ली। जिला केमाड़ी हाजी कैंप में अफगानियों के लिए सेल तैयार कर लिया गया है। खसूसी कैंप में 200 से 300 अफराद की गुंजाइश है। नादरा की गाड़ी, FIA और स्पेशल ब्रांच की टीमें भी मौजूद हैं। आपको आगाह कर रहे हैं कि गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी की डेडलाइन में चंद घंटे बाकी रह गए हैं। मोहलत खत्म होने तक ना लौटने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तैयारी कर ली है। जिला केमाड़ी हाजी कैंप में अफगानियों के लिए सेल तैयार कर लिया गया है। खसूसी कैंप में 200 से 300 अफराद की गुंजाइश है। इस पर मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे शाहरुख शाह हमारे साथ मौजूद है। जी शाहरुख शाह, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ आज अकब में अमीन हाउस है, जो कि स्काउट है। तो यहाँ पे इधर जो है वो यहाँ पे जो गैर कानूनी तौर पे मुकीम अफराद हैं उनको यहाँ उनके लिए खुसूसी तौर पे पहला कैंप यहाँ पे बनाया गया है। और यहाँ पे जो DC की सुपरविज़न में यहाँ पे इस वक्त जो है वो तमाम DC केमाड़ी के सुपरविज़न में यहाँ पे तमाम जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो यहाँ पे लाए जाएंगे और यहाँ से उनका प्रोसेस जो है वो कंप्लीट किया जाएगा। आज जो है वो मुकम्मल तौर पर तमाम तर तैयारियाँ जो है मुकम्मल कर ली गई हैं। अगर मैं बात करूँ नादरा की वैन्स की, तो 2 नादरा की वैन्स यहाँ पे जो है वो मौजूद है। उसके साथ साथ FIA की जो है वो FIA हुकाम यहाँ पे जो है वो मौजूद है। उसी के साथ साथ स्पेशल ब्रांच के जो है वो अफराद यहाँ पे जो है वो मौजूद नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ हमारी ADC 1 जो कि फोकल पर्सन भी है ज़हूर अली, उनसे जब हमारी बात हुई तो इनका ये कहना था कि जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स जो है वो यहाँ पे आएंगे उनको पहले तो इंक्वायरी ऑफिस जो है वो लेके जाया जाएगा, जहाँ पे उनके तमाम तर दस्तावेज़ात उनकी जो है वो कंप्लीट हिस्ट्री बनाई जाएगी। उसके बाद उनको नादरा ऑफिस जो है वो मूव किया जाएगा, जहाँ पे उनकी वेरिफिकेशन होगी। उसके साथ साथ नादरा के बाद से फिर जो है वो FIA क्लियरेंस होगी उनकी, और उसके बाद फिर लास्ट जो है वो प्रोसेस स्पेशल ब्रांच का होगा। और वहाँ से क्लियरेंस मिलने के बाद उनको जो है वो RTA बस में जो है वो बिठा के पहले कोयटा, उसके बाद चमन बॉर्डर जो है वो मूव किया जाएगा। इस वक्त तमाम तर जो है वो तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। पीछे अकब में आप देख सकते हैं कि जो है वो खेमे भी लगा दिए गए हैं, जिसमें ADC 1 मजूर अली के मुताबिक बताया जा रहा है कि तकरीबन 200 से 300 अफराद की जो है वो रिहाइश की ये जगह यहाँ पे जो है मुख्तस की गई है। खाने की सहूलियात यहाँ पे जो है मुहैया की गई हैं, नमाज की सहूलियात यहाँ पे मुहैया की गई हैं, जबकि जो है वो यहाँ पे खेमे की सूरत में जो फैमिली यहाँ पे आएंगी उनकी रिहाइश की सूरत में भी जो है वो यहाँ पे तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे सख्त निगरानी के लिए पुलिस की नफरी भी जो है वो यहाँ पे तैनात है, जबकि ADC 1 जो कि फोकल पर्सन है उनके मुताबिक बताया जा रहा है कि कल से रेंजर्स की नफरी भी यहाँ पे जो है वो तैनात होगी, जो कि लॉ एंड ऑर्डर को जो है वो सही रखने के लिए यहाँ पे जो है पाबंद भी होगी। इसी के हवाले से जो CCTV कैमराज हैं वो भी यहाँ पे नस्ब कर दिए गए हैं। CCTV कैमराज की सूरत में जो है वो यहाँ पे मॉनिटर जो सरगर्मियाँ हैं उसको जो है उसको निगरानी भी की जाएगी। और ये ओवरऑल सूरत हाल है। यहाँ पे तमाम तर तैयारियाँ अब तक जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। शाहरुख शाह हमें अपडेट कर रहे थे हाजी कैंप से, और उनका बताना है कि नादरा की गाड़ी, FIA और स्पेशल ब्रांच की टीमें वहाँ पर मौजूद हैं। CCTV कैमरा नस्ब किए गए हैं, इंतजामात मुकम्मल हैं और सहूलियात भी दी जा रही हैं। हमें अपडेट करेंगे सोहराब गोट से सलमान सलीम, जो हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, बताइएगा कि सोहराब गोट में इंतजामात कैसे हैं, कौन कौन सी सहूलियात दी गई हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखें, तारकिन वतन को वापसी भेजने का जो एक डेडलाइन जो दी गई थी उसमें चंद घंटे बाकी रह गए हैं और उसके बाद एक बड़े ऑपरेशन का आगाज़ किया जाएगा। इस वक्त हम इंडस प्लाजा सोहराब गोट के ऊपर मौजूद हैं और मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि बसें जो हैं वो भर चुकी हैं। जो तारकिन वतन है वो अफगानिस्तान जाने के लिए तैयार हैं। बस यहाँ से कोयटा, उसके बाद चमन, उसके बाद अफगानिस्तान जो है वो लेकर जाएगी। यहाँ पर जो तारकिन वतन हैं उनसे हमारी बात हुई, उनका कहना था कि कई सालों से मुकीम थे, ताहम अब अफगानिस्तान जाने पर मजबूर हैं क्योंकि हुकूमती पॉलिसी है और हुकूमत का वाज़ेह पैगाम है जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं वो जो है वो अपने वतन वापस चले जाएँ और उसके बाद प्रॉपर वीज़ा लेके जो है वो अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन अगर हम लोग इलीगल की बात करें तो जिस तरह
हाजी कैंप के ऊपर तमाम चीज़ें मॉनिटर की जा रही हैं, उसी तरह सोराब गोट के ऊपर भी तमाम चीज़ें मॉनिटर की जा रही हैं। स्पेशल ब्रांच के लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी जानिब से तमाम तर चीज़ें जो हैं वो देखी जा रही हैं। लेकिन एक मसला जो है वो सामने आ रहा है, बसों में के टिकट्स नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से तारकीन वतन जो है वो थोड़ा परेशान दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि एक लंबा अरसा पाकिस्तान में गुजारने के बाद अफगानिस्तान जाने पर खुश हैं, लेकिन जो बस के टिकट्स हैं वो जो है वो मिलना काफ़ी मुश्किल हो गए हैं, जिसकी वजह से थोड़ा परेशानी का सामना है। जी सलमान, आप हमें बता रहे हैं लोग वहाँ पर मौजूद हैं, आपके पीछे हम देख रहे हैं, तो बताइएगा कितनी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद हैं, अगर आप किसी से हमारी बात करवा सकें, नाजरीन भी देखें कि इनका सफ़र पाकिस्तान में कैसा रहा। और हमने देखा कि मस्बत सोच के साथ रवाना हो रहे हैं। देखिए बिल्कुल, इस हवाले से हमने जब इनसे बात की तो कुछ का जो है वो शिकवा सामने आया है, कुछ का की मुस्बत सोच जो है वो सामने आई। हज़ारों की तादाद में लोग थे जो वक्फे से यहाँ से अफगानिस्तान जो है वो रवाना हो रहे थे। लेकिन अगर हम लोग अभी की बात करें तो तकरीबन 6 से 7 बसेस लाइन से लगी हुई हैं और लोग जो हैं वो उनका सामान लोड कर दिया गया है। लोग उसके ऊपर बैठेंगे और उसके बाद कोयटा, उसके बाद चमन, उसके बाद अफगानिस्तान जो है वो अपने वतन वापस जाएंगे। जी, हमें आगाह कर रहे थे सलमान सलीम सोराब गोट में मौजूद थे। अब हाजी कैंप से हमारे साथ शाहरुख शाह मौजूद हैं। जी शाहरुख शाह, आप बताएगा कि वहाँ पर कितनी तादाद लोगों की मौजूद है और इन्हें कब चमन बॉर्डर पर पहुँचाया जाएगा? जी बिल्कुल, देखें अभी से कुछ देर कबल सिर्फ 2 अगवानी जो है वो यहाँ पे पहुँचे थे और यहाँ पे जो कैंप कायम किए हैं उसका आगाज़ बाकायदा तौर पे कल से जो है वो किया जाएगा, क्योंकि कल जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको यहाँ पे जो है वो लाया जाएगा। उनकी वेरिफिकेशन के बाद उनको RTA जो है वो RTA की बस से जो है वो यहाँ से मुंतकिल किया जाएगा। यहाँ पे तमाम तर तैयारियाँ आज जो है वो मुकम्मल की जा रही हैं। यहाँ पे अगर कोई अगवानी गैर कानूनी तौर पे जो अगवानी आएगा उसको भी वही तरीके से सहूलियात फराम की जाएंगी, मगर आज सिर्फ और सिर्फ तैयारियां जो है वो मुकम्मल की जा रही हैं। तमाम तर जो इदारे हैं वो यहाँ पे जो है वो अपनी ड्यूटियां जो है वो सरंजाम देने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर रहे हैं। नादरा के लोग यहाँ पे जो है वो मौजूद हैं, जहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए नादरा मुकम्मल तौर पर दस्तावेज़ात चेक करेगा। उसके बाद FIA हुकाम के लोग यहाँ पे जो है वो मौजूद हैं। FIA ने अपने जो है वो अफसरान को डिप्लॉय किया है और इसी के साथ साथ स्पेशल ब्रांच के जो SSP हैं उनकी जानिब से जो स्पेशल ब्रांच की टीम है उसको जो है वो मुआयना करने के लिए अब से कुछ देर कबल जो है वो SSP स्पेशल ब्रांच आरिफ अजीज़ साहब जो है वो पहुँचे हैं। उनके हमरा जो है वो DIG जो स्पेशल ब्रांच हैं वो भी यहाँ पे जो है वो पहुँचे हैं, जबकि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के अफराद भी यहाँ पे जो है वो मौका मुआयना यहाँ पे जो है वो आए हैं, पहुँचे हैं। तमाम तर जो है वो सहूलियात का जो है वो मुआयना कर रहे हैं और तमाम चीज़ों को लुक आफ्टर कर रहे हैं। खैमों की जो है वो लुक आफ्टर किया जा रहा है कि खैमे जो है वो आया कि ये जो है वो बेहतर हैं या बेहतर नहीं है। अगर कोई खैमे ख़राब हैं तो उनको तब्दील भी किया जा रहा है। तमाम तर सहूलियात यहाँ पे जो गैर कानूनी अफराद हैं जो यहाँ पे कई सालों से जो मुकीम थे वो यहाँ पे रिहाइश पजीर थे, उनको जो है वो इखलाकी तौर पर यहाँ पे रख के और उनकी तमाम तर दस्तावेज़ात चेक करके जो है वो उनको भेजा जाएगा। अगर मैं बात करूँ हमने जब ADC 1 से सवाल किया कि जो मुख्तलिफ जराइम में जो है वो मुलव्विस अफराद हैं उनके हवाले से किस तरीके से कार्रवाई अंजाम दी जाएगी, तो उन्होंने कहा था कि जो है वो छोटे अगर क्राइम में जो है वो मुलव्विस होगा, कोई मामूली क्राइम में जो है मुलव्विस होगा तो उसको जो है वो वापस अफगानिस्तान भेजा जाएगा, जहां पे वो अपनी अफगानिस्तान की जेल में सज़ा जो है वो मुकम्मल करेगा। उसके बाद वो रिहाई का परवाना उसको मिलेगा। उसके साथ साथ उन्होंने कहा जो हीनियस क्राइम में जो संगीन क्राइम में जो है वो मुलव्विस अफराद हैं उनको जो है वो यहीं पर रोका जाएगा। उनकी तमाम तर उनके जो मुकम्मल गैंग है जब तक उनको नहीं पकड़ा जाता जब तक जो है वो यहीं इसी पाकिस्तान की जो है वो जेल में जो है वो कैद रहेंगे। उसी के साथ साथ जब स्पेशल ब्रांच से जो है वो रिपोर्ट हासिल की तो स्पेशल ब्रांच की जानिब से बताया जा रहा है कि तकरीबन कराची में 1.5 लाख के करीब जो है वो से हमें शाहरुख शाह अपडेट कर रहे हैं। हज़ारों तादाद में लोग इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं जो जा रहे हैं। CCTV कैमरा नस्ब किए गए हैं, इंतजामात अच्छे किए गए हैं, सहूलियात भी लोगों को दी गई हैं। बहुत शुक्रिया। सलमान सलीम हमें अपडेट कर रहे थे सोराब गोट से, जबकि शाहरुख शाह अपडेट कर रहे थे हाजी कैंप से। कराची में गैर कानूनी मुकीम बाशिंदों के इनखला के लिए कमिश्नर कराची के दफ्तर में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। कंट्रोल रूम में अवाम कॉल्स करके शिकायत दर्ज करा रहे हैं। तफसीलात जानेंगे जुनेद जावेद से।
जी, गैर कानूनी तौर पर तारकीन वतन जो कि यहाँ पर इस वक्त मुकीम है कराची शहर में, उनकी जो है वो इनखला के लिए भरपूर इकदामात इंतजामिया की जानिब से उठाए जा रहे हैं। कमिश्नर कराची के दफ्तर में जो है वो मरकजी यहाँ पर एक जो हम कह सकते हैं कि एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है, जहाँ पर इस वक्त भी ऑपरेटर जो है वो आवाम की कॉल सुन रहे हैं। 2 नंबर्स बताए गए हैं, इन 2 नंबर्स के ऊपर जब आवाम कॉल्स करते हैं तो उनकी कॉल यहाँ पर आती हैं और यहाँ से ये ऑपरेटर्स वो तमाम कॉल्स सुनकर उनकी शिकायत जो है मुताल्लिका डिप्टी कमिश्नर को जो है वो अरसाल कर देते हैं। जहां जहां इतलात मिल रही हैं गैर कानूनी मुकीम लोगों की, तो वहां पर फौरी तौर पर जो है न सिर्फ पुलिस बल्कि इंतजामिया भी पहुंचती है और वहां से उनको जो है वो उनके वतन के वापसी के लिए जो है इक़दामात उठाए जाते हैं। कमिश्नर कराची डॉक्टर सलीम राजपूत की जानिब से वाज़ेह तौर पर हिदायत है कि क्योंकि आज आखिरी दिन भी है, पहली तारीख का अल्टीमेटम दिया गया था हुकूमत की जानिब से कि फौरी तौर पर जो लोग यहाँ पर इस वक्त मुकीम है वो फौरी तौर पर जो है वो अपने वतन को जो है वो वापसी रवाना हो जाए। अब आज वो अल्टीमेटम भी खत्म हो रहा है, इस हवाले से हम देख रहे हैं कि इंतजामिया जो है वो खासी मुतहर्रिक भी दिखाई दे रही है। कुछ बड़े फैसले होने जा रहे हैं, उन फैसलों के हवाले से भी जो है वो अब से चंद घंटों के बाद जो है वो फैसले भी सामने आ जाएंगे। ताहम जो लोग कंट्रोल रूम के अंदर शिकायत कर रहे हैं उनकी शिकायत को फौरी अजाला करने के लिए जो है यहाँ पर 24 घंटे ये कंट्रोल रूम जो है अपना काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, कराची में मुकीम अफगान शहरी पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी की गर्विदा निकले। ममलिकत खुदादाद के शहरियों को अपना भाई करार दे दिया। पाकिस्तान छोड़कर जाने वाले अफराद का कहना था, हमारे क़याम के दौरान हमको भाइयों की तरह रखा और साथ दिया। मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। अच्छा महसूस किया, बस अपना रोज़गार ज़िंदगी बहुत अच्छा गुजार रहे थे। यहाँ से जाने का दिल भी नहीं कर रहे, तो आज आखिरी टाइम दिया हुआ है, बस हमें जाना पड़ रहा है। यहाँ तकरीबन 80 से रह रहे हैं। बहुत अच्छा वक्त गुजारा हमने और हमारे साथ बहुत अच्छा, यानी जिस तरह भाइयों के साथ मामला होता है इसी तरह हमने टाइम पास किया है और अच्छा टाइम हमारा गुजर गया, बहुत अच्छा गुजर गया। कोई तकलीफ़ कोई परेशानी हमें यहाँ पे नहीं हुआ है। अब जिस तरह सरकार ने कहा है कि भाई उनकी भी मजबूरियाँ हैं, 100 मसले मसाइल हैं, सिक्योरिटी के जो है ना मसले हैं, तो उन्होंने जो फैसला किया है बिल्कुल सही है। जिनके पास कार्ड नहीं है तो वो किसी मुल्क में भी नहीं रह सकते। हर एक जाना चाहता है, यानी अभी इस वक्त जो है ना बगैर कार्ड वालों से ज़्यादा कार्ड वाले चले गए। आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात जारी हैं। नून लीग के रहनुमा एडवोकेट निहाल हाशमी कहते हैं, जिस तरह वकला पर अमन इंतखाबात करा रहे हैं, सियासतदानों को भी इसी तरह इस तर्ज पर चलना होगा। आम इंतखाबात जब भी हो हमारी जमात तैयार है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे जवाद आसिफ से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सिंध हाई कोर्ट में मौजूद हूँ, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में पोलिंग का अमल जारी है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं नून लीग के रहनुमा और सीनियर एडवोकेट निहाल हाशमी साहब, उनसे बात करते हैं। निहाल साहब, फरमाइएगा कैसे देखते हैं सिलेक्शन को और किसकी हिमायत में है? जमहूर की हिमायत में हूँ मैं, और वकीलों का एक तुर्रा इम्तियाज़ रहा है कि हर साल बाकायदगी से हमारे यहाँ इलेक्शन होता है और आप यहाँ देख रहे होंगे कि मुख्तलिफ़ धड़े के लोग हैं, मुख्तलिफ़ कैंडिडेट के सपोर्टर्स हैं, मगर एक दूसरे के साथ शेर व शकर हैं। हम अपना जमहूरी हक़ इस्तेमाल करते हैं, ताकत इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम गुंडागर्दी या कोई अनफेयर मीन्स नहीं करते हैं। हमारे यहाँ RTS नहीं बैठता है, हमारे यहाँ डब्बे नहीं बदले जाते हैं, हमारी ईमानदारी से वोट डाले जाते हैं। 2 कैंडिडेट हैं, कुद्दूस साहब हैं और शहदाद साहब हैं, तो वकील जिनको बेहतर समझेंगे देंगे। हर साल हमारे यहाँ इलेक्शन होता है और हर साल हमारे जो कैंडिडेट हैं वो आते हैं और आप देख रहे हैं बड़े डिसिप्लिन तरीके से देते हैं। हम चीज़ों को समझते हैं। पाकिस्तान का वाहिद इदारा है लॉयर्स जो सालाना बाकायदगी से अपने इलेक्शन कराते हैं, जमहूरी हक़ इस्तेमाल करते हैं और ये पैगाम देते हैं पाकिस्तान के दीगर शोबाए ज़िंदगी को कि आप भी इसी तरह से, और पाकिस्तान की सियासी जमातों को भी चाहिए कि इसी तरह से रवादारी बरकरार रखें, एक अपना मंशूर पेश करें, अपने साथियों के साथ आएँ, वोट मांगें, उसमें कोई RTS ना बैठाया जाए, कोई धांधली का इल्ज़ाम ना लगे। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छा अमल है, ये एक आईना है पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम के लिए। अच्छा सर, ये बताएं फिर अगर हम वकला के नक्शे कदम पर सियासतदान चलें तो आप समझते हैं अब मुल्क में भी आम इंतखाबात होने चाहिए और बिल्कुल इसी तरीके से पुरअमन? वकला के नक्शे कदम पे चल के तो पाकिस्तान बना है। बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना भी वकील थे। मैं समझता हूँ फौरी तौर पे
पाकिस्तान में आम इंतखाबात होनी चाहिए। जो भी इलेक्शन कमीशन डेट दे दे, हमारी जो पार्टी है वो तैयार है, वकला भी तैयार हैं, और जितनी जल्दी इलेक्शन हो सकता है हो जाना चाहिए। तो देखा आपने, इनका यही कहना था कि जिस तरह वकला जमहूर पर यकीन रखते हैं और पुरअमन इलेक्शन करवाते हैं, हमेशा साथ मिलकर बैठते हैं, चाहे किसी की भी जीत हो, उसी तरह पाकिस्तानी सियासत में भी ऐसा ही होना चाहिए। और उनका ये भी कहना था कि जो आम इंतखाबात हैं वो जल्द अज जल्द होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन जो भी तारीख देगा उस तारीख को उनकी पार्टी ने के लिए तैयार होगी। जी, निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास हुआ। गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी के मंसूबे पर निगरान वज़ीर आला को चीफ सेक्रेटरी ने ब्रीफिंग दी। तारकीन वतन की वापसी के लिए 4 बिलियन रुपए का फंड मुख्तस कर दिया गया। मकबूल बाकर ने कहा कि तमाम दरकार फंड्स फराहम किए जाएंगे। तफसीलात जानेंगे आजिज़ जमाली से। जी देखिए, सिंध काबीना का इजलास अभी वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की ज़ेर सदारत जारी है, लेकिन काबीना ने गैर मुल्की तारकीन वतन के हवाले से काफ़ी अहम फ़ैसले किए हैं अब तक। चूँकि आज मुल्क भर में गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी का आखिरी दिन है और उसके बाद कल से एक ऑपरेशन शुरू होना है, और जो भी गैर मुल्की तारकीन वतन होंगे उनको ज़बरदस्ती निकाला जाएगा। सिंध काबीना ने जो फ़ैसला किया है उसमें मैं आपको उसकी कुछ तफसीलात बता देता हूँ। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने सिंध काबीना को ब्रीफिंग दी है, जिसमें बताया है कि सखर, मीरपुर ख़ास, लाड़काना, जैकबाद, शहीद बेनज़ीराबाद और सिंध के दीगर अज़ला में हैदराबाद समेत कैंप लगाए गए हैं और ऑपरेशन का सिलसिला कल से शुरू किया जाएगा। कराची में भी उन्होंने बताया कि यहाँ पे कैंप लगा दिए गए हैं ताकि गैर मुल्की तारकीन वतन को वापस किया जाए। एक कमेटी तश्कील दी गई है सिंध काबीना की जानिब से, सेक्रेटरी GA, सेक्रेटरी फ़ाइनेंस और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, 3 महकमों के सेक्रेटरीज़ पे मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी गई है ताकि ये जो गैर मुल्की तारकीन वतन को पकड़ा जाएगा फिर उनको किस तरह भेजा जाएगा। हम अपने नाजरीन को आगाह करते चलें कि सिंध काबीना ने सूबा सिंध से गैर मुल्की तारकीन वतन की वापसी पे जो अखराजात होंगे उसके लिए 4 अरब रुपए, ये बहुत बड़ी रकम है, 4 अरब रुपए की मंजूरी दे दी है। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का कहना था कि हम गैर मुल्की तारकीन वतन को कानूनी तरीके से और बहुत ही एहतराम के तरीके से वापस भेजना चाह रहे हैं। ये हमारा चूँकि फ़ैसला है, हमारी वफाकी हुकूमत का फ़ैसला है कि कल के बाद गैर मुल्की तारकीन वतन को नहीं छोड़ा जाएगा, लिहाजा लेकिन किसी के साथ गलत सलूक अख्तियार नहीं किया जाएगा। अलबत्ता कहीं कोई मज़ाहमत हुई, कहीं कोई रुकावट हुई तो इंतज़ामिया को हुक्म दिया गया है कि वो उसका सामना करेगी और उनको हर हाल में पकड़ कर जो तरीक़ेकार तय किया गया उसके मुताबिक अफ़गान बॉर्डर पर पहुँचाया जाएगा। जी आगे बढ़ें, आपको बताएं कि शहरियों पर महंगाई का एक और बम गिरा दिया गया। गैस की कीमत में होशरुबा इजाफे ने शहरियों को चकरा दिया। कहते हैं कीमत तो बढ़ा दी जाती है लेकिन फराहमी के लिए इकदाम नहीं किए जाते। मौजूदा हालात में गरीब आदमी का गुजारा मुश्किल हो गया। मज़ीद जानेंगे सबा परवेज से। जी बिल्कुल, शहरियों पर जो है वो एक और महंगाई का बम गिरा दिया गया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से गैस की कीमतों में 172% से ज़ायद का इजाफा कर दिया गया है और इजाफे की मंजूरी भी दे दी गई है। दूसरी जानिब जो है वो गैस की किल्लत का तो सामना करना ही पड़ रहा था शहरियों को, अब जो है वो गैस की नई कीमतों से भी जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ा है शहरियों को। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाह फैसल कॉलोनी हाजराबाद में, जहाँ पर जो है वो शहरी शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं गैस की लोड शेडिंग से और अदम फराहमी से। मेरे साथ इस वक्त खातून मौजूद भी हैं। जी मुझे बताइएगा कि ये जो गैस का दौरानिया है, क्या दौरानिया है, कितने वक्त गैस आती है और कितने वक्त गैस नहीं आती और किस तरह से गुजारा करते हैं? नहीं, इसका तो कोई टाइम ही नहीं है। जब दिल चाहता है खोल देते हैं, जब दिल चाहता है बंद कर देते हैं। और रात में 11 बजे का टाइम है कि 11 बजे, तो 11 बजे से पहले 10:30 पौने 11 पे चले जाती है और दिन में किसी वक्त भी स्लो होती रहेगी, होते होते एकदम बंद हो जाती है। खाना मतलब पकता ही नहीं है, खाना ही हमारा रह जाता है। अगर कोई मेहमान आ जाए तो फिर हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है। तो किस तरह से गुजारा करती हैं? खाना कहाँ से लाते हैं? नहीं तो कभी तो ऐसा होता है कि अगर घर में जेंट्स नहीं है और नहीं है मतलब अफोर्ड कर सकते तो जाहिर सी बात है बैठे हुए, और अगर या फिर रात में बना लें 2 टाइम का। अब ये तो आपको ख़ुद पता है कि कितनी महंगाई है आजकल,
اس قدر مہنگائی ہے, اس مہنگائی میں ہم اتنا افورڈ تو نہیں کر سکتے نا باہر کا کھانا, ظاہر سی بات ہے. اور پھر گیس کا بل اتنا دے رہے ہیں, یہ آج کل گیس کے بل بھی زیادہ آ رہے ہیں. ابھی پچھلے منتھ میں نے 3000 بھرا ہے گیس کا بل, نہیں آنے پہ گیس. اب جب یہ گیس آئے گی تو کیا 6000 9000 12000 اس طرح سے بھرنا پڑے گا, تو یہ تو ظاہر ظلم ہے نا سراسر. جی بالکل, گیس نہ آنے پر بل اتنے اضافی دیے جا رہے ہیں. میرے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر صاحب بھی موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. مجھے بتائیے کہ گیس کی قیمت میں جو ہے وہ 172% سے زائد کا اضافہ کر دیا گیا, کہ اس حوالے سے بتائیے کہ کن مشکلات کا اب سامنا کرنا پڑے گا. دیکھیں, یہ تو مزید مشکلات ہی مشکلات بڑھ رہی ہیں. یہ صرف اسپیسیفک کراچی کے لیے نہیں, پورے ملک میں اگر دیکھا جائے تو گیس کا بحران ہے. پہلے صرف بجلی کی طرف سے تھا مسئلہ, لیکن اب گیس کی طرف سے بھی ہو گیا. جی بالکل, گورنمنٹ کو جو ہے وہ اس حوالے سے سوچنا چاہیے تاکہ ان کی شہریوں کی جو زندگیاں متاثر ہو رہی ہیں مہنگائی کے بعد جو ہے وہ مزید مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. دوسری جانب شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ اگر وہ پیٹرول یا دیگر اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کر رہے ہیں تو اس چیز کی فراہمی بھی جو ہے وہ موجود رہے, اس چیز کو بھی فراہم کیا جائے. اگر گیس کی قیمت میں وہ اضافہ کر رہے ہیں تو لیکن اس قیمت کے ساتھ جو ہے وہ پھر گیس کی فراہمی بھی دی جائے. دوسری جانب خاتون کا یہی کہنا ہے کہ رات کو گیس آتی ہے, اس کے بعد پورا دن گیس موجود نہیں ہوتی, وقفے سے آتی ہے, جس میں جو ہے وہ کھانا بنانا جو ہے وہ انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. جی آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ گیس کی قیمت میں اضافے کے بعد ہوٹل مالکان کا بھی گزارا کرنا مشکل ہو گیا. ہوٹل مالکان نے گیس کے سلنڈرز کا استعمال بڑھا دیا ہے. مزید بتائیں گی آئمہ خان. جی بالکل, شہر قائد میں کل جو ہے وہ گیس کی قیمت میں جو ہے وہ حکومت کی جانب سے اضافہ کیا گیا ہے, جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شہر میں ویسے ہی گیس نایاب ہے, مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ گیس نہیں آتی ہے, جس کے باعث لوگ جو ہے وہ سلنڈر استعمال کرتے ہیں. البتہ لیکن گیس کے جو بل ہیں وہ پورے آ رہے ہیں. اسی طرح سے جو گھریلو صارفین ہیں ان کے لیے بھی گیس کی قیمتوں میں جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا, ساتھ ہی ساتھ جو کمرشل ہیں اس میں بھی جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا ہے. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہوٹل کے مالک موجود ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں. بتائیے گا, گیس تو ویسے ہی نہیں آتی ہے لیکن کل جو ہے وہ مزید اضافہ کر دیا گیا ہے, تو کتنا پہلے بل آتا تھا اور اب کس طرح سے گزارا کریں گے؟ یہ پہلے جو تھا یہ سلنڈر 4 دن چلتا تھا نا, 12,000 روپے 4 دن کا ہوتا تھا. ابھی مزید اور بھی مہنگا ہو گیا نا, یہ اور بھی اضافہ آ گیا. ابھی سلنڈر بالکل وقت سے باہر ہے, ابھی مجبوری ہے, کیا کرے. اب اس کے ساتھ جو ہے کوئلہ بھی تھوڑا استعمال کرتا ہے, سلنڈر بھی استعمال کرتا ہے. اب ڈبل خرچہ ہو گیا. اب یہ سلنڈر اور مزید مہنگا ہو گیا نا, تو مجبوری ہے, کیا کرے. ابھی اسی طریقے سے گزارا کرنا ہے. ابھی تھوڑا کوئلہ کر دیا, میٹر کا سسٹم ہم لوگ نے ختم کر دیا, ابھی اسی سے گزارا کرتا ہے. کیونکہ پہلے بل بھی آتا تھا اور یہ گیس سلنڈر بھی استعمال کرتا تھا, وہ بھی ڈبل خرچہ ہوتا تھا. تو اس لیے ابھی مزید یہ بھی اور بھی مہنگا ہو گیا ہے. ایک چیز تھوڑا سا سستا ہو جاتا ہے, دوسرا دن تیسرا دن پھر واپس ہی مہنگا ہو جاتا ہے. جی بالکل, جیسے کہ آپ نے سنا کہ شہر قائد میں گیس نایاب ہونے کے باعث جو ہے وہ شہریوں نے گیس کے میٹر جو ہے وہ ختم کر دیے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب گیس آتی نہیں ہے لیکن البتہ اس کے بدلے بل بھاری جو ہے وہ بل آ جاتے تھے. یہی وجہ ہے کہ کئی سارے شہری جو ہیں وہ ایسے جنہوں نے گیس کے میٹر جو ہیں وہ ختم کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ سلنڈر پہ ٹرانسفر کر لیا ہے. ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب بل آتے تھے تو اس کے باعث جو ہے وہ مہنگے بل بھی بھرنے پڑتے تھے, ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ سلنڈر کا خرچہ بھی پورا کرنا تھا. یہی وجہ ہے کہ اب میٹر ختم کر کے سلنڈر پہ جو ہے وہ کافی سارے ہوٹلز اور گھریلو جو صارفین ہیں وہ آ گئے ہیں. جی اور ایف پی سی سی آئی نے گیس کی قیمتوں میں اضافے پر شدید رد عمل دیا ہے. نائب صدر شبیر منشا کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کے دباؤ پر حکومت نے گیس کی قیمت میں اضافہ کر دیا. انڈسٹری کی لاگت بڑھے گی جو مہنگائی کی شرح بڑھا دے گی. مزید جانیں گے اشرف خان سے. گیس کے سیکٹر میں سیکٹورل ڈیٹ کو ختم کرنے کے لیے گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا. اس کا امپیکٹ کہاں ہوگا جانتے ہیں ایف پی سی سی آئی کے جو نائب صدر ہیں شبیر منشا ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں سر کہ گیس کی قیمتوں میں کمرشل, انڈسٹریل, کیپٹیو پاور سب میں بڑھا دیا گیا ہے؟ جی یقیناً اس کا امپیکٹ تو آئے گا ہی انڈسٹری کے اوپر, بالخصوص جو انڈسٹریز کی یوزیج کر رہی ہے اس کے اوپر بہت بڑا امپیکٹ ہے. ان پرٹیکولر پروسیسنگ ہوگی انڈسٹری ہوئے گی, اس کے علاوہ یہ فرٹیلائزر انڈسٹری ہے, اس کے علاوہ دوسری کاٹیج انڈسٹری, جہاں گیس کا استعمال ہے اس میں تو یقیناً اس کا امپیکٹ بہت سیریس ہے. لیکن شاید حکومت کی مجبوری تھی, آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹ تھی. لیکن ہمارے اس میں دوسری طرف یہ ہے کہ جب چیزیں اتنی کمپیریٹیولی ایکسپینسو ہو جائیں گی تو یہ کنزیومر کو پاس آن ہوئیں گی, اور جب کنزیومر کو پاس آن ہوئیں گی تو یہ چیزیں مہنگی ہوئیں گی اور پھر مہنگائی میں اضافے کا سبب بنیں گے. اور یہ مہنگائی کے اضافے کے اندر جو
جو بھی سبب بننے کی ضرورت ہے اس کو دیکھنے کا ہے کہ اس کو کس طریقے سے حکومت کاؤنٹر کر سکتی ہے. تو اس میں پیرالل بجلی کے ریٹوں کے اندر چونکہ انٹرنیشنلی ہمارے یہاں پہ پرائسیں کم ہوئی تھیں اور پھر اس کے بعد کم ہونے کی وجہ سے یہاں پہ جو دوسرا امپیکٹ آنا چاہیے تھا کہ کم از کم ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کچھ کم ہوتی, تو وہ چیزوں کو انشور کرے کہ یہاں پہ مقامی طور پہ جو پروڈکٹس ہیں وہ پھر کم از کم کچھ سستی ہوں تاکہ عوام کو اس کا فائدہ مل سکے. اگر عوام کو فائدہ نہیں مل سکنا تو پھر اس چیز کے لیے بڑی مشکلات ہیں. شبیر صاحب اگر ہم دیکھا جائے مختلف سیکٹر میں جیسے کمرشل میں کیپٹو پاور جو انڈسٹریز یوز کرتی ہیں اپنے بجلی گھر جو نجی بجلی گھر, ان کی بھی قیمتیں 1200 سے بڑھا کے جو ہے 2600 روپے کر دی, تو اس کی کاسٹ آف ڈوئنگ جیسے ایکسپورٹ انڈسٹری اس پہ کتنا اثر ہوگا؟ یقیناً اثر ہوگا. اور آلریڈی چونکہ بجلی پہلے مہنگی کر دی تھی, گیسز کے اوپر اضافہ کر دیا گیا, اس کی وجہ سے کاسٹ آف پروڈکشن, کیونکہ ایکسپورٹ کے اندر ایک المیہ یہ ہے کہ ایکسپورٹ آپ کے پاکستان کے اندر کی پروڈکشن کو نہیں کور کر سکتی بلکہ اس کو انٹرنیشنلی کمپیریٹیو ہونا پڑتا ہے. لیکن دوسرے اینڈ پہ یہ بھی ضروری تھا جو وہ کیپٹیو پاور جو مقامی طور پہ اس کو یوز کرتے ہیں اس کے اندر کچھ جو ایل پی جی اور دوسری ہماری ایل این جی کا ہے اس کا مکس کے اندر ریشیو بہتر کرنے سے ہماری جو الیکٹرکسٹی کی اوور آل کاسٹ ہے وہ باقی انڈسٹریز کے لیے بھی کمپیریٹیو ہو. جو اگر باقی انڈسٹریز کے لیے اگر کمپیریٹیو ہوگی تو یہاں پہ مقامی اشیاء جو ہے نا وہ بہتر اور سستی ہو سکتی. جی جیسا کہ آپ نے سنا یہاں پہ جو فیڈریشن ہاؤس کی جانب سے شدید کنسرن ہے کہ جو گیس کی قیمت بڑھی ہے تو صارفین کے لیے جو اشیاء جو بنائی جاتی ہیں اس کی قیمتیں بڑھ جائیں گی جس سے مہنگائی کی رفتار مزید بڑھ جائے گی.